नमस्कार। नमस्कार सर। आज क्राइम फ्री भारत पर मिस्टर मोहन शर्मा जी का स्वागत है। मोहन शर्मा जी हमसे कुछ समय पहले मुलाकात हुई थी। आप इरिगेशन में के कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपकी खुद की खेती है और आपने बड़ी जुझारूपन से अपना कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम किया। इनके काम के दौरान इन्हें बहुत सारी मुसीबतों को झेलना पड़ा, क्योंकि दुष्ट नेता इनसे हमेशा धन की अपेक्षा करते थे और अपने दलालों के माध्यम से पैसा वसूलने की कोशिश करते थे और उस पूरी कवायद में इन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आइए मोहन शर्मा जी का अपन स्वागत करते हैं और इस बातचीत को हम कई हिस्सों में बातचीत करेंगे और इसके पीछे मकसद ये है कि कैसे हम सभी लोगों को जोड़कर क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से कैसे जो है हम सीएफबी एग्रो मॉड्यूल, सीएफबी आयुष मॉड्यूल, सीएफबी इंफोटेनमेंट मॉड्यूल, सीएफबी ई कॉमर्स मॉड्यूल, जिससे कि हम हेल्थ और वेल्थ दोनों जो है ना क्रिएट कर सकें। जो भी इस व्यक्ति जो है संसार में आया है, मानव शरीर जिसने धारण किया है, वो एक लिमिटेड समय के लिए आया है। हम में से हर कोई जो है ना इस संसार से विदा होने वाले हैं और यहाँ जो भी हमने संपत्ति अर्जित की है वो संपत्ति यहीं रह जाने वाली है। देखिए, आप शमशान में जाते हैं तो आपके बदन का एक धागा भी जो ना वो काट लेते हैं और उसके पीछे एक जो कहते हैं कि शमशान का ज्ञान है। जो व्यक्ति मर गया है उसे तो नहीं मालूम है कि उसका क्या किया जा रहा है। वो जो शमशान घाट में जो रिश्तेदार, जो फ्रेंड और जो मित्र वगैरह गए हुए हैं, उनके लिए एक संदेश है कि आप जिस स्वरूप में आए हैं उसी स्वरूप में आप वापस जाएंगे। इवन एक धागा भी आपके साथ नहीं जाएगा। हम जो है इस बड़े सोच को मरघट में ही भूल के आ जाते हैं, जबकि ये जो है सोच हमारे साथ रहना चाहिए और हमें वो सब काम करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले और हमें अपनी संपत्ति अपने लिए ही जो है ना अपने समय में यूज करना चाहिए। आपको जिस चीज में आनंद आ रहा है वो करिए, लेकिन संपत्ति को बच्चों के लिए अर्जित मत करिए। और दूसरी बात भी है कि संपत्ति को अपने जीते जी बच्चों को मत दीजिए। संपत्ति को यदि अपने बच्चों को देना है तो वो जो है वसीयत के माध्यम से दीजिए। और मेरा तो यहां तक कहना है कि बच्चों को सही ट्रैक पर रखने के लिए और आपके द्वारा जो धन संपत्ति पैदा की गई है उसको वो टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। तो यदि वो आपके बनाए हुए मकान में रहते हैं तो उनसे आप जो भी कॉमर्शियल रेंट बनता है वो रेंट वसूल करिए और उस पैसे को फिर उन्हीं के बच्चों पे खर्च कर दीजिए। तो वो जो है ना उन्हें आपके उस मकान की, आपके उस बिजनेस की कोई वैल्यू समझ में नहीं आती है। और जो पत्नी जो कि दूसरे परिवार से आती है वो आज की आधुनिकता में इतनी वो स्वार्थगर्जी हो गई है कि वो इस बात को भूल जाती है कि कल वो भी माता पिता होंगे, वो भी बूढ़े होंगे। यदि वो अच्छे संस्कार नहीं डालेंगे तो आज जो उनके माता पिता झेल रहे हैं वो कल उन्हें भी झेलना है। तो हमारी जो यादें और याददाश्त इतनी कमजोर है, तो यदि जो है हम ऐसा करेंगे तो हमेशा हम दाता बने रहेंगे और आपकी जो संपत्ति अर्जित है वो बच्चे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रखेंगे और आप उनको दाता के रूप में, चाहे उसी से जो अर्जित हो रहा है उसको वो करिए। जैसे यदि आपका कोई बिजनेस है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उस बिजनेस में अपने बच्चे को एक मैनेजर अपॉइंट करिए और उसको जो है ना मैनेजर की सैलरी दीजिए। उससे क्या होगा कि बिजनेस का जो लाभ है वो आपके पास आएगा और आप उसे अपने बच्चों पर ही खर्च करेंगे, लेकिन आप दाता बने रहेंगे। क्योंकि वो जो बिजनेस आपने इतनी बड़ी उससे खड़ा किया है, अपना घर आपने खड़ा किया है, आपने दुकान खड़ी की है, जो कुछ भी आपका खेती है, तो वो ले लेता है और अपने आप को चौधरी मानने लग जाता है और आपको लगता है कि अब आप एक लायबिलिटी हो गए हैं और आपको जो सम्मान उसे देना चाहिए वो सम्मान आपको नहीं दे पाता है। तो आज चर्चा को और आगे ले जाने के पहले
मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि क्राइम फ्री भारत इस बात को सोच रहा है कि कैसे हम अपने एल्डरली लोगों का जो है जीवन यापन को इम्प्रूव करें और एक क्वालिटी लाइफ जब तक वो जिंदा रहते हैं उस समय तक उनको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जाए। तो क्राइम फ्री भारत एक बहुत पावरफुल जो है मॉडल को लेके आ रहा है, जिसमें कि वो आपकी पूरी आवश्यकताएं को पूरा करेगा। आपकी हेल्थ की आवश्यकता, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता, आपकी स्पिरिचुअल आवश्यकता, वो ऐसी मशीनें लेके आएगा कि आपके मकान में यदि एलिवेटर नहीं है तो वो जो है ना खुद जो है ना आपको अपना मोबाइल एलिवेटर के माध्यम से नीचे उतारेगा, आपको बगल के जो है पार्क में ले जाएगा। यदि वो पार्क जो है ना नगर निगम ने अच्छे ढंग से यदि नहीं रख रहा है तो उसे क्राइम फ्री भारत जो है ना अच्छे ढंग से मेंटेन भी करेगा। इस बात की चिंता बिना पाले कि ये किसकी जिम्मेवारी है, किसकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन वो इसलिए करेगा जिससे कि आपको वहां पर पूरा वो मिल सके। आपका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, आपको जो है डेडिकेटेड केयर टेकर दिया जाएगा। तो आपको दो तरीके के सपोर्ट सिस्टम रहेगा। एक तो जो कि आपके रहने की जगह को मेंटेन करेगा, जो आपको दवा से लेके हर चीज आपका ध्यान देगा। तो एक पर्सनल केयर टेकर और एक जनरल केयर टेकर। जैसे एज्यूम करिए कि जिन व्यक्तियों के बच्चे बाहर चले गए हैं, उनके पास जो है ना बड़े मकान हैं, उनके मकान के जो है को एक अपन एक वृद्धाश्रम घोषित कर सकते हैं। उसमें जो है जो दूसरे लोग हैं, वो जिनके बच्चे उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो उनके बजाय इसमें रहे, राइट? और बच्चों से उसका रेंट लें और यहाँ के जो खर्चे हैं उनको पूरा किया जाए। और उसमें दो तरीके के सपोर्ट सिस्टम दिए जाएंगे, एक जो कि पर्सनल सपोर्ट सिस्टम है, जनरल सपोर्ट सिस्टम। तो इवन खाना पीना है, टेस्टी खाना, और वो भी आपके सेहत के हिसाब से खाना पीना, और वो हर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को पूरा करे। तो मान लो यदि आपको जो ना मधुमेह या शुगर है तो आपको क्या मिलना चाहिए, और आपके खान पीन के जरिए से ही आपकी मधुमेह को काफी हद तक हैंडल क्यों ना कर लिया जाए। आपको जो व्यायाम कराना है वो आपसे क्यों ना कराया जाए, और जहां तक संभव है मरने तक आपको एक्टिव रखा जाए, और आपसे कुछ ऐसे काम है जो भी आपकी करने की क्षमता है वो आपसे कराया जाए, और उसके बदले में आपको रेवेन्यू दिया जाए। तो आप पहले भी जो है ना अर्न कर रहे थे और अब आप बाद में भी अर्न करेंगे, तो समाज के लिए आप लायबिलिटी नहीं होंगे। तो आपको जो है एल्डरली केयर एक्ट की जरूरत नहीं होगी। एल्डरली केयर जो है ना आपकी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है, इन दुष्ट बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमें उनकी केयर की जरूरत नहीं है, राइट? तो जो बाहर चले गए हैं उन्हें रहने दीजिए, हमारी अपनी संपत्ति जो है ना इतना कर देगी, और हम अभी भी अपने रिक्वायरमेंट से ज्यादा जो है ना अर्न कर सकेंगे, और जो हमारी संपत्ति है उसकी हम वसीयत करेंगे। हम मरने के पहले अपनी संपत्ति का एक दाना भी किसी को नहीं देंगे, राइट? देंगे तो ट्रस्ट को देंगे, दान करने वालों को देंगे, उनको देंगे जो उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन दुष्ट बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देंगे। और वो जो वसीयत होगी वो पहले से उनको मालूम होगी, तो बच्चों को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि उन्हें नहीं मिलेगा, उन्हें मिलेगा, राइट? और यदि उनका कंडक्ट अच्छा नहीं रहता है तो जो है ना वसीयत से भी उनको वंचित किया जाएगा, ये भी जो है ना उनको मालूम होना चाहिए। तो उनका आपसे प्रेम भी बना रहेगा, वो आपकी केयर भी करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे, और उन्हें ये मालूम होगा कि ये पिताजी बूढ़े होने के बावजूद भी उनके ऊपर आश्रित नहीं है, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उन बच्चे जो कि अभी कमा रहे हैं उनसे जो है ना बेहतर है, ये भी आप उनके सामने सिद्ध कर पाएंगे। जब आप अपने आप को दाता के बतौर रख पाएंगे तो आपको जो है कोई भी मालट्रीट करने की जो है ना हिम्मत नहीं कर सकेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, तो जिस दिन आपको जो है शमशान घाट में भी जाना है, प्रतिज्ञा करिए कि उस दिन तक हम मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, और हम जो है इस तरीके का भोजन, इस तरीके की चीजें का एक माहौल आपको देंगे कि आप अस्वस्थ होंगे ही नहीं, राइट? नियत समय में तो हर किसी को मरना है, आप भी मरेंगे, लेकिन और ये भी कोशिश करेंगे कि आपके अंदर की एनर्जी को हम इस ढंग से मेंटेन करें और उसका इस ढंग से यूज करें कि जिससे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिले, और आपको ये लगे कि आप समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और समाज को कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ जो आप काम करेंगे उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम भी आपको मिले।
जिससे आप उसको, यदि आपको लगता है कि नहीं आपको नहीं चाहिए, तो चाहे आप उसी क्राइम फ्री भारत को डोनेट कर दीजिए, लेकिन आपको मिलेगी। आप मिलने के बाद फिर चाहे उसे डोनेट कर दें क्राइम फ्री भारत को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको मिलेगी जरूर, जिससे बच्चों को मालूम हो कि कहते हैं कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, तो आप जो है रिटायरमेंट के बाद भी अभी 1.25 लाख के हैं, ये आपके बच्चों को और समाज को मालूम होना चाहिए। आज जो है पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल बॉसेस जो है आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, आपकी गरीबी का उपहास उठा रहे हैं, आपके वोट को खरीद रहे हैं। इनका ना कोई धर्म है ना कोई वो है। आज सरकार बनाना इनकी आदत और नियत बन गई है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी को खरीद फरोख्त करके किसी को अपनी पार्टी में मिला के इनके प्रकार जो ना चुनाव जीतना चाहते हैं। दुष्टता इतनी बढ़ गई है कि आपको मालूम होगा कि 2019 में जो पार्लियामेंट अपनी बनी है, जो अभी चल रही है, 2024 तक चलेगी, उसमें 42% लोग क्रिमिनल्स हैं। 29% लोगों के खिलाफ तो जघन्य अपराध हैं, मर्डर, रेप, किडनैपिंग के, जमीन कब्जे। ये तो वो है जो आप कह रहे हो, जो कि रिकॉर्ड पे नहीं है, हो सकता ऑफेंस भी कायम ना हो। मैं तो उनकी बात कह रहा हूं जो कि आईपीसी में उनके ऑफेंस कायम हुए हैं और उन्होंने रिपोर्ट किया है इलेक्शन कमीशन को, उनकी बात कर रहा हूं। जो आप कह रहे हैं वो तो ऐसे उन्होंने, शायद उनमें से एक भी नेता नहीं बचेगा, फिर तो 100% उस कैटेगरी में, ठीक है ना। तो अभी अपन उनकी बात कर रहे हैं जो आईपीसी के तहत उनके खिलाफ जुर्म कायम किए गए हैं, और अब ये संख्या 42 तक पहुंच गई है। अभी पीआईएल लगी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट को इसके बारे में एक एक्ट बनाना चाहिए। ये दुष्ट राजनेता ऐसा किसी एक्ट को लाने वाले नहीं है, राइट। तो ये इनको क्रिमिनल्स पसंद आते हैं क्योंकि क्रिमिनल्स के अंदर बाहुबल होता है, उनका भय होता है, मैन पावर होता है, तो वो जीतने की संभावना उनकी बहुत ज्यादा रहती है और इन्हें जीतने वाले लोग ही चाहिए। लिहाजा ये कोई आपका भला चाहते नहीं है, तो इसको साइलेंट कर दीजिए। तो चूंकि ये आपका भला नहीं चाहते हैं, तो आने वाले 2024 का स्वरूप क्या होगा? क्या ये अपराधियों का आंकड़ा 42% से बढ़ के 50% से ज्यादा हो जाएगा? तो बढ़ेगा, तो घटेगा। तो यदि ये 50 नहीं, घटने का सवाल ही नहीं उठता। जब टिकट ही ये क्रिमिनल्स को देंगे तो, और सभी पार्टियां क्रिमिनल्स को ही टिकट देंगी, तो जीतेगा भाई, चाहे किसी भी पार्टी का जीतेंगे तो फिर क्रिमिनल्स ताकतवर है वही जीत सकता है, बाकी तो करेक्ट। तो नहीं सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि मैंने भी क्रिमिनल को टिकट दिया, आपने भी क्रिमिनल को टिकट दिया, उन्होंने भी क्रिमिनल को टिकट दिया, तो कोई भी जीते वो क्रिमिनल ही होगा ना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो ये 200% पक्का है कि 2024 में अपराधियों की सरकार बनेगी 100%। तो हम उसे डेमोक्रेसी कैसे कहें? तो हमने उसके लिए एक शब्द इजाद किया है, क्रिमिनलोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स एंड फॉर द क्रिमिनल्स। ये सरकार कैसी होगी? ये सरकार कैसे नियम बनाएगी? ये है सरकार आज के दिन भी कैसी है? ये सरकार ऐसा काम क्यों करती है जैसा उसे करना है? ये जो एक ऐसी सरकार है जो कि 1,78,000 करोड़ नॉन परफॉर्मेंस एसेट के नाम पे जो है ना माफ कर देती है और उन्हीं से जो है ना पॉलिटिकल डोनेशन ले लेती है। एक ऐसी सरकार है कि जो है डीमोनेटाइजेशन करती है और कहती है कि साहब इससे सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। कहती है कि हमने जनधन योजना के तहत सबके अकाउंट खोल दिए हैं, तो फिर ये एक्सचेंज मॉडल क्यों लाया गया है? आप ये बताइए कि ये पैसा, आप ये बताइए ये पैसा जो है ना सीधा खातों में जमा होता, राइट? फिर आप जांच करते रहते कि सामने वाले के पास 1 करोड़ कहां से आया, 50 लाख कहां से आया। आज ये विडंबना का विषय है। हम कह रहे हैं कि साहब जो है हमने डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया कि जिससे जो फेक करेंसी है वो सब जो है ना गायब हो जाएगी, क्योंकि फेक करेंसी तो जो है ना वो एक्सचेंज में जाएगी नहीं। तो आज जितना पैसा सर्कुलेशन में था उससे ज्यादा पैसा आया है, इसका मतलब है हमारे सिस्टम में फेक करेंसी आई है। तो फायदा क्या हुआ? ये लंबी लाइन का क्या फायदा हुआ कि यदि हम यही काम सीधे अपने खातों में जो है ना जमा करा के करते और जो खाते नहीं थे उन खातों को खोला जा सकता था, तो हमें ना लाइन लगाना पड़ती,
हम सभी को डेबिट कार्ड देते तो अपना काम अधिकांश जो ना बिना करेंसी के होता तो वो अपने कर सकते थे, वो डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते थे। तो यदि पेपर की करेंसी नहीं भी होती तो जो इतनी त्रासदी लोगों ने सही वो भी जो है नहीं सहना पड़ती। अब आप ये बताइए, लाखों के जो है ना डोनेशन इनको आते हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसकी अकाउंटिंग की ढंग से हो, तो चाहे 1% टैक्स लगा दिया जाए, लेकिन इस पर टैक्स होना चाहिए नॉट फॉर द मनी पर्पज बट टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी। लेकिन ये दुष्ट राजनेता ऐसा कोई काम करने वाले नहीं है, क्योंकि ये तो अकुत संपत्ति इकट्ठे करना चाहते हैं, जिससे जो है ना वो पहले आपके वोट को खरीदना चाहते हैं, और यदि आपका वोट नहीं खरीद पाया तो फिर जो प्रतिनिधि चुना गया उसे खरीदना चाहते हैं। इन केन प्रकार अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं। इन दुष्ट राजनेताओं के सहारे हम इस देश का भला नहीं कर सकते हैं। आओ जागरूक नागरिक जागो, क्राइम फ्री भारत का हिस्सा बनो। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सीएमवी न केवल अपराध मुक्त भारत बनाएगा, बल्कि समृद्ध और हेल्दी भारत बनाएगा। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आगे इसमें और बातचीत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।